नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप लोक आवाज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ ऋषभ है जो कि यूक्रेन से वापस आए हैं, तो चलिए हम इनसे बात करेंगे। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। ऋषभ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वतन वापस आके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। जो वहाँ हालात थे बहुत नाजुक थे, वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। ऋषभ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूक्रेन में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जिस दिन अटैक हुआ यूक्रेन पर, उस दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें सुपरमार्केट में हुई, क्योंकि सारे लोग सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गए थे सामान ख़रीदने के लिए, स्टॉक करने के लिए। तो और बैंक्स में, एटीएम्स में लंबी लाइनें लग गई पैसे निकालने के लिए। धीरे धीरे वहाँ पे डॉलर्स, वहाँ की करेंसी ख़त्म होने शुरू हो गई, तो वो कठिनाई हुई। प्लस एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कैसे हम लोग फंस गए यहाँ पर, और निकल जाना चाहिए था पहले ही हम लोगों को। और घर से फ़ोन प्रेशर कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे 3 दिन से, तो ये सब बातें बहुत चल रही दिमाग में, तो बहुत परेशानी हुई वहाँ पे। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जब अपने सिटी से जब हम बॉर्डर की तरफ मूव किए, तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ कि वहाँ हम लोग 72 घंटे तक बिना खाना बिना पीना, स्टैंडिंग पोजीशन पे, बिना किसी शेल्टर के, इतनी ठंड, माइनस में टेम्परेचर, और एक समय तो बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। तो फिर भी हम लोग वहाँ डटे रहे, क्योंकि हम लोगों को वो बॉर्डर क्रॉस करना था। हम लोग वहाँ से पीछे अपने सिटी की तरफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा था अटैक का। तो यह घटना वहाँ पे हुई। वहाँ बहुत तकलीफ़ हुई हम लोगों को। वहाँ पे लड़कियाँ थी जिनके पास टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं थी। मतलब आप सोचिए कि 24 घंटे तक, 48 घंटे तक वहाँ पे कोई टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं है। हमने एम्बेसी ऑफ इंडिया जो रोमानिया में है, जिस बॉर्डर पे हम लोग गए थे, हमने वहाँ संपर्क किया, तो उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया हमसे, प्लस कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम लोग आ रहे हैं आपको लेने के लिए बॉर्डर पे। अगर एम्बेसी ऑफ इंडिया का एक आदमी भी वहाँ आ जाता हम लोग को लेने के लिए बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं जो इतनी तकलीफ़ें हमें हुई हैं वो नहीं हुई रहती। तो ये सब परेशानी हम लोग को वहाँ पे हुआ। ऋषभ, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको जो इंडियन गवर्नमेंट से जो आपकी उम्मीदें थी, क्या उस पर इंडियन गवर्नमेंट खरा उतर पाई? हम देखिए, सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कैपिटल से, चाहे वो रोमानिया की कैपिटल हो, चाहे वो पोलैंड की कैपिटल हो, क्योंकि हम रोमानिया से ही थे तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि रोमानिया की कैपिटल से दिल्ली तक के लिए फ्री फ्लाइट बुक की। हम उसके लिए सिर्फ धन्यवाद देंगे उनको। और बिहार सरकार को इसलिए कि उन्होंने हमें दिल्ली से पटना तक के लिए, और जो बाकी जगह के लोग थे, अररिया, भागलपुर, उन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों के लिए हम धन्यवाद देंगे। उस कैपिटल के पहले का जो नज़ारा और जो कष्ट हम लोगों ने सहा है, हम उसके लिए इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट की। जब हम रोमानिया के बॉर्डर को क्रॉस किए, उसके बाद भी जो वहाँ पे बस की अरेंजमेंट थी, वो इंडियन एम्बेसी के द्वारा नहीं की गई थी। वहाँ से रोमानिया के बॉर्डर से रोमानिया कैपिटल तक जो बस की व्यवस्था थी, वो रोमानिया की गवर्नमेंट ने की थी। और जो वहाँ पे हम लोग 3 दिन रहे, 72 घंटे वहाँ रहे, वहाँ पर रोमानिया में, वहाँ जो खाना पीना रहना सुविधा जो भी था, वो रोमानिया के जो मेयर थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन लोगों ने की थी। एक भी कार्य वहाँ पे एम्बेसी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था। एक पैसा वहाँ पे नहीं दिया था कि हम लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कुछ नहीं। और मैं अभी ऑन लाइव बोल रहा हूँ ये बात। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने लाइव में भी अपने बोला था कि आप लोगों को 2 दिन पहले मेल गया था कि हाँ, अगर हम वापस आपको मेल करेंगे तब आप वहाँ से निकलिएगा, तो क्या आपको 2 दिन बाद वापस मेल आया था? जी देखिए, ये पूरी घटना हमको 1 मिनट में बताते हैं क्या हुआ था। जब अमेरिका ने अपने लोगों को इमरजेंसी में बुलाया कि आप तुरंत निकलिए वहाँ से, यूक्रेन छोड़िए, जब ब्रिटेन ने अपने लोगों को बोल दिया, फ्रांस ने अपने लोगों को बोल दिया कि आप तुरंत यूक्रेन छोड़िए, फिलीपींस ने बोल दिया, इजराइल तक कंट्री ने बोल दिया कि आप तुरंत छोड़िए, लेकिन एम्बेसी ऑफ इंडिया का जब आप उसके सोशल साइट पे पढ़िएगा, फेसबुक पर, उन्होंने लिखा था कि यू मे कंसिडर टू लीव यूक्रेन इफ़ यू आर नॉट नीडेड देयर। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था 14 फरवरी को कि आपको तुरंत छोड़ना है। उन्होंने फिर 7 दिन के बाद, एक 22 फरवरी को या 21 को, याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज डाला कि अब आपको तुरंत छोड़ना है। अब आप उनको ये बताइए कि अगर एम्बेसी 22 तारीख को हमें बोल रही निकलने के लिए, तो हम फ्लाइट कब का करेंगे? 23 का कहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम रहते हैं 500 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से। हम 24 का ही करेंगे, 25 का करेंगे। उसमें भी जो रेट था फ़्लाइट का, जो नॉर्मली 25,000 30,000 होता था, उसका 80,000 रुपये लग रहा था।
तो लोग इसलिए रुके हुए थे कि चलो 1-2 दिन और एक्सटेंड करके 26 का, 27 का, 28 का ले लेते हैं। लेकिन अब 24 को अटैक हो गया। अब जिन्होंने टिकट 24 की ली थी, जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग भी नहीं जा पाए। उनकी तो हालत और ख़राब हो गई। वो बैग लेके भाग रहे हैं और पीछे से अटैक हो रहा है उनके ऊपर। क्योंकि हमारा खुद का दोस्त गया था वहाँ पे, 24-23 को हमने छोड़ा था उसे ट्रेन पे, 24 को सुबह पहुँचा था वो एयरपोर्ट। तो ये कहाँ से संभव था हमारे लिए कि 2 दिन में हम तुरंत वहाँ से निकल पाए। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी ऑफ इंडिया जो यूक्रेन में थी, उसको या तो इस बार की जानकारी नहीं थी या फिर कुछ ना कुछ चूक हुई थी उनसे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है कि आपको रोमानिया बॉर्डर, अदर बॉर्डर भेजा जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए प्री प्लान कर चुकी थी? आपको भेजने का वहाँ इंतज़ाम किया था गवर्नमेंट ने? एम्बेसी को, चूँकि देखिए बच्चे वहाँ परेशान थे, हम लोग वहाँ पर थे, हम लोग चिंतित थे कि भाई कौन जानता है कि अगले पल में क्या होगा। रात में हम लोग बंकर में सो रहे हैं, अपने घर में नहीं रह रहे हैं। हम लोग क्या था कि जल्दी से जल्दी इस यूक्रेन को, इस शहर को छोड़ करके भागना है। तो हम लोग एम्बेसी को मेल किए कि हम लोग क्या करें, खुद से जाएं कि आप लोगों के लोग हमें हर सिटी से लेने आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नो नो नो, यू जस्ट हैव टू वेट, हम लोग आपको इवैक्यूएट करने के लिए आपके जो इंडियन स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, आपको एक साथ निकाला जाएगा। अब आप ये बताइए हमको कि क्या हम 4 दिन 5 दिन का वहाँ पे वेट करते कि आपको कब हमको मेल करिएगा, कब हमारे कोऑर्डिनेटर हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ से निकाले जाएंगे। उस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सोशल मीडिया पर आजकल ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि हाँ, यूक्रेन क्यों गए थे पढ़ने, इंडिया में मेडिकल का एंट्रेंस क्यों नहीं पास करके इंडिया में क्यों नहीं पढ़े? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपको मैं बताता हूँ कि इस स्ट्रक्चर क्या है। इंडिया में एक एग्ज़ाम होती है नीट की, जिसके थ्रू आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब जैसे हम बिहार को ही ले लेते हैं, बिहार में किसी गवर्नमेंट कॉलेज को पढ़ने के लिए अगर आपको 550 मार्क्स आपको लाना जरूरी है अंतिम, ठीक है। ये 550 मार्क्स जिसका है उसको MBBS मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अब हमको ये बताइए कि जिस बच्चे का मार्क्स 545 रहा होगा तो उसको तो गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो को मेरिट लिस्ट में नहीं आया। अब उसके पास प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का नहीं है। उसके पास क्या वो बच्चा पढ़ने लायक नहीं है? क्या वो बच्चा एलिजिबल नहीं है पढ़ने के लिए? तो उस दोनों के बीच का हमको रास्ता दिखता है कि चलो फॉरेन से MBBS कर लो, आकर के एग्ज़ाम देना एंट्रेंस यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, और फिर तुम क्लियर हो जाओगे। तो इसमें क्या हम लोगों ने गलत कर ली कि ये क्या हमारी गलती है? और हम लोग जाते भी हैं तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही जाते हैं, गवर्नमेंट हम लोग को अलाउ करती है तब जाते हैं। और गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है कि जो बच्चा नीट क्वालिफाई होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 140-150 होता है सबके लिए, वही जा सकता है। तो वही बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। अब इसमें अगर कोई मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने बहुत गंदा कमेंट किया और इस बीच में कमेंट किया हमारे ऊपर कि वहाँ फेल्योर बच्चे पढ़े जाते हैं। ठीक है, हम फेल्योर हैं, तो क्या फेल्योर बच्चे का जान की कोई परवाह नहीं होती, उसका वैल्यू नहीं होता है? आप इस समय ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक ऐसे ही एक पोलैंड के एम्बेसडर या पता नहीं किसी ने, सोर्स कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे लेटर लिखा था किसी बच्चे को। ये सब देखकर तकलीफ हो जाती है कि हमारी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि नेशनल मीडिया वाले दिखा रहे थे कि जिन बसों पर इंडिया का फ्लैग लगा दिया जा रहा था, उन बसों को नहीं रोका जा रहा था। क्या ये सच है? जी जी, बिल्कुल सच है। क्योंकि कहा भी गया था रशिया के द्वारा कि जिनके बस पे इंडिया का फ्लैग होगा उनको कुछ टच नहीं करना। ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे जो इसी का फ़ायदा उठा करके वो निकले हैं, क्योंकि उन लोग की एम्बेसी तो और काम नहीं की। लेकिन हमें कंपेयर नहीं करना है कि किसकी एम्बेसी से कैसा काम की। हमारी एम्बेसी ने हमसे कोऑर्डिनेट सही ढंग से नहीं किया, मैनेजमेंट में गड़बड़ी की, तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे। क्योंकि देखिए, वहाँ जिसने सहा है उस 3 दिन को वही बोल सकता है। कोई बैठ करके, इंडिया में बैठ करके लोग जो बोल रहे हैं कि सरकार ने तो वाहवाही कर दी, ये वाहवाही करने का समय नहीं था है। वहाँ पे हम लोग कैसे रहे हैं, मौत सामने दिख रही थी हम लोगों की। भाई अगर 1 घंटा और रुक जाते हैं ना, वहाँ पर 1 रात और रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पे हमको जिंदा नहीं दिख रही होती अभी। जैसे कि आप रोमानिया बॉर्डर पे रुके हुए थे, तो रोमानिया गवर्नमेंट की आप लोगों के प्रति क्या व्यवहार था? हम आपको बता नहीं सकते हैं कितना प्यारा उन लोगों का व्यवहार था। हम उन लोगों को प्रणाम करते हैं, उनके बच्चों को हम गॉड ब्लेस कि हम लोग बहुत आगे जाएं। उन लोगों ने जो हमारे लिए किया है, हम जीवन भर अपने लाइफ टाइम अंतिम सांस तक उनके लिए उनकी जो तारीफ़ है उनके करते रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचिए ना कि हमें पावर बैंक तक फ्री में दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज कि वो हमें अपने बच्चे समझ रहे थे। बहुत प्यारा। आप बहुत सारे टी-शर्ट्स उन्होंने दिए हैं कि आप पहनो उसको, आपको ठंड लग रही होगी। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा हम लोग उनके यहाँ। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हाँ, रोमानिया की जो गवर्नमेंट है आप लोगों की बहुत हेल्प की, बहुत प्यारा ही वो लोग का नेचर था, तो क्या रोमानिया बॉर्डर पे इंडिया की तरफ से आप लोगों को कोई हेल्प नहीं गया?
एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रोमानिया के लोगों को हमने कांटेक्ट किया कि सर हम लोग 24 घंटे से यहाँ पर है, 48 घंटे से है, आप प्लीज़ आकर के कोई आदमी हम लोग को बचा लीजिए। बट कोई नहीं आया हम लोग वहाँ से एक लेने के लिए। सब कोई शायद पता नहीं रोमानिया के बॉर्डर पे खड़े थे या कैपिटल में थे, गॉड नोज, लेकिन वहाँ पर कोई हम लोगों को इंडियन एम्बेसी से आप लोगों से कांटेक्ट किया या नहीं? हम लोग जब रोमानिया पहुँचे 3 दिन तक कोई नहीं आया। 3rd डे के लास्ट में रात में सिंधिया जी जो मिनिस्टर है वो आए थे, उन्होंने बोला कि आपको कल ले जाया जाएगा, तो बस वहाँ पे आए थे वो, बस लास्ट में। एम्बेसी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। जैसा कि अभी आप कौन से ईयर में हैं? अभी हम 3rd ईयर में हैं। 3rd ईयर में, बाकी का अभी आपका 2 ईयर बाकी है, तो क्या यूक्रेन में हालात ऐसे ही रहे तो आपका 2 ईयर का पढ़ाई के लिए क्या होगा? देखिए, हम भगवान से मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हालात है वो सुधर जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। अभी जो हमारा 3rd ईयर का 2 महीना बचा हुआ है और एग्ज़ाम से हम चाहते हैं कि वो ऑनलाइन निकल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि 4th ईयर से हमारा जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन शुरू हो जाए, यूक्रेन सब कुछ सही हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से प्रार्थना करते हैं कि हमारा फ्यूचर बर्बाद ना करें, तो कुछ हमारे लिए ऐसा प्रबंध करें जिससे कि हमारा जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो। कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, और हम ही नहीं, जितने बच्चे आए हैं सबके मन में एक ही बात है कि आ तो गए लेकिन अब क्या। तो हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, प्लीज़ हमारे बारे में सोचिएगा और सोचिए ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ। हम गए थे आप ही के परमिशन से, हम ऐसे भाग के नहीं गए थे कि आप हमारे में सोच नहीं सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बारे में सोचिएगा, हमारा फ्यूचर जो है उसको सिक्योर रखने के लिए आप कुछ करिए, कुछ कदम उठाइएगा। तो ऋषभ गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा फ्यूचर के लिए कुछ सोचिएगा, क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ने गए थे वो इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से गए थे, तो गवर्नमेंट को इन पे सोचना चाहिए, इनके फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको भारत के वासी होने पर आपको क्या गर्व हुआ रोमानिया में? बिल्कुल, वहाँ पर जो प्यार, और क्योंकि उनके मेयर ने कहा कि हम इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, इंडियंस के लोगों को हम बॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा हम लोग लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय लगा कि हमारा जो परचम है पूरे विश्व में वो काफ़ी अच्छा है। और इंडियंस का, और जब रसिया ने बोला कि कोई टच नहीं करेगा इंडिया के फ्लैग का, उस वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा कि चलिए आज भारत की ये स्थिति है। हमें देखिए मेन नाराज़गी अगर रही है तो वो इंडियन एम्बेसी से रही है। हम ये भी समझते हैं कि युद्ध के हालात हैं और सब कुछ मैनेज कर पाना मुश्किल था, लेकिन हमें नाराज़गी एक ही बात से थी कि आपको इस बात का खबर हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बनने वाली है, आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, जैसे बाकी स्टेट बाकी कंट्रीज ने किया। अगर वो हो जाता तो आज मुझे नहीं लगता है कि आज जो हमारा दोस्त, हमारा भाई जो कर्नाटका से था, नवीन कुमार, उसकी जान जाती, मुझे नहीं लगता कि जाती उसकी। तो चलिए कोई बात नहीं है। अभी यूक्रेन में और कितने बच्चे फंसे हुए हैं? क्या आपके दोस्त भी उनमें फंसे हुए हैं अभी भी? जी, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं बचा हुआ है। अगर हम गलत साबित तो माफ़ करिएगा, लेकिन यूक्रेन में अभी भी मुझे लगता है कि 500 से 700 बच्चे फंसे हुए हैं, और वो भी एपिक सेंटर में जहाँ पर सबसे अटैक की संभावना है, खार्किव हो गया, सुमी या कीव में, सब मिलाकर के बच्चे फंसे हुए हैं। तो ये हमारे साथ ऋषभ थे जो अभी यूक्रेन से वापस आए हैं। इनके ऊपर क्या बीता, ये 72 घंटे खड़े रहे बर्फ़ में, ठंडी हवाओं में, और इंडियन एम्बेसी ने इनसे कांटेक्ट तक नहीं किया। तो ये थे यूक्रेन के हालात। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।